अभी एक बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में हिंसा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने राजभवन की ओर मार्च निकाला है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो मिसाइल ड्रोन अटैक के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। छात्रों ने राजभवन की ओर मार्च निकाला। अभी की बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, मणिपुर में हिंसा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। छात्रों ने राजभवन की ओर मार्च निकाला और उन्हें फिर नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने वहां बल प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो मिसाइल ड्रोन अटैक के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है इन छात्रों की तरफ से। मणिपुर में हिंसा के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है। राजभवन की ओर मार्च करना चाह रहे थे ये स्टूडेंट्स और बाद में उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर भिड़ंत की स्थिति नजर आ रही थी। जो प्रदर्शनकारी थे और जो वहां पर पुलिस की तरफ से तैनात किए गए हैं लोग इन्हें रोकने के लिए। इधर से मारो, इधर से डायरेक्ट मारो इनको, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मारो। और अब बात करेंगे सियासत की दुनिया से आज की बड़ी खबर की। अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर घमासान तेज हो गया। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल का बयान सामने आया है और कई दिग्गजों के गले वो बयान नहीं उतरा। आगे आपको पूरी खबर दिखाएंगे। वहीं सिखों को लेकर राहुल गांधी क्या बुरे फंस गए? ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खूब भड़क गए। बात हरियाणा चुनाव की भी करेंगे, समझेंगे क्यों बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक में बागियों की बल्ले बल्ले हो रही है। उधर कोलकाता कांड की बात की जाए तो घमासान अभी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मियाद खत्म होने को है। सवाल यह कि क्या सुप्रीम अल्टीमेटम मानेंगे ये डॉक्टर? कानपुर से अजमेर तक रेलवे के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, ये खबर भी आगे हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ये हम जानेंगे और ये तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी जो आपको नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से। आपको अजमेर भी लिए चलेंगे मनीष शर्मा के पास। आप सभी के पास में आऊंगा, विस्तार से अलग अलग खबरों पर मैं जानकारी आपसे दूंगा। लेकिन राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर किस तरीके से रार की स्थिति है वो विस्तार से पहले आप जान लीजिए। मायावती ने बयान को नौटंकी करार दिया है। चिराग पासवान ने कहा खत्म करने का सोचना भी अपराध। राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने पर कहा था कि देश में निष्पक्षता होने पर आरक्षण खत्म करेंगे और ऐसा लगता है कि अब उनका यह बयान उनके गले की फांस ना बन जाए। चारों तरफ से आरक्षण के जो तरफदार हैं उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है राहुल गांधी पर। It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. सीधे जैनेंद्र के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और जैनेंद्र, ये आरक्षण वाला हथियार तो एक तरीके से कांग्रेस के पास ब्रह्मास्त्र था। पिछले चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को कितना इसका नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया इस पर बयान देकर। देखिए, सेल्फ गोल किया या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने एक मौका तो दे दिया है आलोचकों को उन्हें घेरने के लिए। और सबसे पहले तो मायावती ने हमला किया राहुल गांधी पर और कांग्रेस को निशाने पर लिया। हालांकि कांग्रेस सफाई में ये कह रही है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर हम मायावती का बयान भी देखें तो वो भी कह रही है कि जाति विहीन समाज तक जो है ये व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। और कुल मिला के राहुल गांधी ने भी अलग शब्दों में वही बात कही है कि जब तक पक्षपात या भेदभाव
बना हुआ है, अगर वो खत्म हो जाएगा तब हम ये व्यवस्था खत्म करने की बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, पिछले दिनों में राहुल गांधी को जाति जनगणना की मांग की बात करने या आरक्षण की सीलिंग जो 50% है उसको खत्म करने जैसे मुद्दों ने काफी फायदा पहुंचाया है। तो ऐसे में राहुल गांधी खुद से तो कतई ये बात नहीं कहेंगे कि आरक्षण को आगे चल करके खत्म करना है, लेकिन जाहिर सी बात उन्होंने जो शब्दों का चयन किया उसने विरोधियों को घेरने का मौका दे दिया। हालांकि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जो आलोचना हो रही है वो बेबुनियाद है और कांग्रेस पूरी तरीके से आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में है। ठीक है, एक और खबर, सिखों को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर घेरेबंदी नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल को जमकर घेरा। हरदीप पुरी ने कहा कि सिखों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1947 के बाद अब ज्यादा सुरक्षित है सिख। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यह बातें कही हैं। राहुल गांधी ने जो कहा था, जो बयान दिया था, उस पर पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से राहुल को जमकर घेरा गया है। Modi ji's government has done more for reservation. आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में जरा बताना आपने कितने डाइवर्सिटी दिखाई इन टर्म्स ऑफ कास्ट। वो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहां हो रही है। मैं देश में जहां पे भी जाता हूं वेरी प्राउड। चुनाव में मिला के सीटें 200 नहीं बनती। ये भी अगर कंट्रोल थी, 2019 वाली भी कंट्रोल थी, 2014 वाली भी कंट्रोल थी, हम इसका क्या जवाब दोगे भाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को आपने सुना। नीरज पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जो सिखों पर बयान दिया गया, जो बात कही गई, अब इस पर घेरेबंदी हो रही है एक तरीके से राहुल गांधी की। सियासी गलियारे से और क्या सूचनाएं आपको मिल रही हैं? देखिए, निश्चित रूप में जब आप सिखों की बात करते हैं और सिखों की पगड़ी और सिखों के कड़े पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि अपने देश में यानी भारत में सिखों को पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने में दिक्कत है, डरे हुए हैं लोग, तो जाहिर सी बात है सिख नेता बाहर सामने आएंगे। आज वही हरदीप पुरी बाहर निकले और उन्होंने ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी के मंच से इस बात को कहा कि मैं खुद एक सिख हूँ, मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई, मैं एक सिख के रूप में अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। राहुल गांधी को ये कब और किसने कहाँ कह दी, ये राहुल गांधी बताएं। सवाल तो खड़े हो रहे हैं और ये मुझे लगता है ये अभी भारतीय जनता पार्टी का जो का हमला है राहुल गांधी पर, वो अभी और तेज होगा, क्योंकि कल हो सकता है कि पूरे देश में सिख समुदाय के लोग बाहर निकलकर इस तरह की बात कहें और राहुल गांधी से जवाब मांगें। क्योंकि राहुल गांधी पर तो वैसे भी सिख समुदाय और सिख समुदाय के लीडर्स आरोप लगाते रहे हैं, चाहे वो 1984 में जब इंदिरा जी की डेथ हुई है उसके बाद जो है जो सिखों के साथ दंगे हुए, दिल्ली में सिख दंगे हुए, कई और हिस्से में देश के सिख दंगे हुए और सिखों का कत्लेआम हुआ, उन सब लोग इन सब बातों को लेकर पहले ही कांग्रेस को घेरते रहे हैं सिख समुदाय के बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी भी घेरती रही है और अब जब सिखों के कड़े और सिखों के पगड़ी पर बात राहुल गांधी ने कही है तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो सिख लीडर हैं वो उस पर सवाल खड़ा करेंगे। ठीक है, और देखिए अमेरिका से राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान दिया है। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, निष्पक्ष लोकसभा चुनाव नहीं हुए, भारत में हुए चुनाव नियंत्रित थे, यह बात कही गई राहुल गांधी की तरफ से। निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी की 240 सीटें नहीं आती, चुनाव आयोग ने वही किया जो बीजेपी चाहती थी। ये सारी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। यानी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको लेकर उनका यह कहना था कि यह चुनाव दरअसल नियंत्रित था, कंट्रोल था। Really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. देश में इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। इनके जुबान की जवाब देने के लिए बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा। वो एलओपी हैं, हम तो कुछ दिन लिहाज करेंगे। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। राहुल गांधी आज भी जो है इस देश को बांटने वाले जो तत्व हैं उनके साथ मिले हुए हैं। उनको मजा इस बात से आता है कि देश को अगर कुछ नुकसान होता है तभी वो बाहर जाके चीन की बैटिंग करते हैं और भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा चुनाव की करेंगे। हरियाणा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का ऐलान। पेहोवा से अब जय भगवान शर्मा होंगे प्रत्याशी। नूंह से मंत्री संजय सिंह को मिला है टिकट।
2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि विनेश के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी लड़ेंगे चुनाव। जुलाना से कैप्टन योगेश को बीजेपी ने दिया है टिकट। तो अब तक बीजेपी की 87 उम्मीदवार घोषित। फरीदाबाद, एनआईटी, सिरसा, महेंद्रगढ़ का ऐलान बाकी है, यानी 90 में से 3 सीटें अब बाकी हैं। यहां पर कौन होगा प्रत्याशी, इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन 87 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और आज जो लिस्ट आई है, इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। मेरे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं लगातार। नीरज, क्या समीकरण इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप खास बात? देखिए, मैं जब इस लिस्ट में यानी 21 लोगों की जो लिस्ट आई है, उस 21 लोगों की लिस्ट जब देखता हूं तो कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो कैडर के लोगों को ही मौका दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि नए और पुराने का समावेश, बहुत सारे नए चेहरे हैं, या कह सकते हैं कि कम उम्र के लोगों को मौका दिएगा। और ये पहली बार है, पिछले 2-3 चुनाव में देखा हमने, पिछले 10 सालों में ये पहली बार देखा कि हरियाणा में 2 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी अपने आप में नया है। 5 टिकट काटे हैं इस 21 लोगों की लिस्ट में, जिसमें हथीन है, आपका बड़खल की सीट है, इसके अलावा भी 3 और सीटें हैं हथीन के अलावा। तो ये आप समझिए कि 5 नए उम्मीदवार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन पर्पज यही है कि किसी भी तरह से हरियाणा में एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। और यही दावा बीजेपी के नेता कर भी रहे हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने नॉमिनेशन अपना आज दाखिल किया और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा उन्होंने कर दिया है। किसानों का आशीर्वाद और प्यार बीजेपी के साथ है, ये भी सीएम ने कहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको हम बता दें कि जो अभी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल करने के पहले आज पूजा पाठ करते भी नजर आए थे। दिन में वो तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे थे। और देख रहे हैं आप, जब वो गए थे अपना नामांकन दाखिल करने तो मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद थे। हरियाणा में कांग्रेस को अब लगा है छोटा झटका। बता दें आपको कि कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे कन्हैया मित्तल। कांग्रेस में जाने का फैसला उन्होंने वापस ले लिया। टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे कन्हैया, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर भी की थी कांग्रेस ज्वाइन करने की। लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस में वो शामिल नहीं होंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह झटका है, चूंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो। इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। ये वही कन्हैया मित्तल हैं जिनके गाने बड़े मशहूर हुए थे चुनाव के दौरान भी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से एक बार भगवा लहराएंगे। और ऐसे में जब ये खबर आ रही थी कि ये कांग्रेस में जाने वाले हैं, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होने लगे थे। जैनेंद्र से जरा समझते हैं कि आखिरी वक्त में कैसे मन फिर से बदल गया कन्हैया मित्तल का। जैनेंद्र, क्योंकि वो तो खुद कह रहे थे कि कांग्रेस ज्वाइन करने की उनकी इच्छा है। बिल्कुल, उनके बयान को अगर हम सुने तो वो अब बीजेपी नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इस ऐलान के बाद कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरह से चिंता की, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी लीडरशिप की तरफ से उनसे बात की गई होगी। और हमने एक तस्वीर भी देखी कि मनोज तिवारी ने उनसे मुलाकात की है। मनोज तिवारी भी गायक हैं, तो संभवतः जो करीबी रहे हैं कन्हैया मित्तल के, उनके जरिए बीजेपी लीडरशिप ने उन तक संदेश पहुंचाया होगा कि हम आपका ख्याल रखेंगे। और संभवतः इसी के बाद, क्योंकि टिकट नहीं मिलना ही सबसे बड़ी नाराजगी थी कन्हैया मित्तल की, और तभी वो कांग्रेस से बातचीत कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस में भी उनकी टिकट कंफर्म नहीं थी। यही वजह है कि शायद एक तरफ टिकट नहीं मिली और दूसरी तरफ कंफर्म नहीं हो रही थी। इसी वजह से कन्हैया मित्तल ने अपना इरादा बदला। हालांकि इस दौरान कांग्रेस को इस मामले में फायदा जरूर हुआ कि जो बीजेपी के वोटर हैं, जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं, उन तक भी एक संदेश गया कि कन्हैया मित्तल भी ये कह रहे हैं कि सनातन पर किसी पार्टी का एकाधिकार नहीं है। तो इस रूप में तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति लग रही थी कन्हैया मित्तल की, और वापस अब उन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर अब दर्शकों तक पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे डॉक्टर नहीं झुके। शाम 5 बजे का अल्टीमेटम डॉक्टरों ने ठुकरा दिया। अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं डॉक्टर, सड़कों पर उतर गए हैं। डॉक्टरों ने
राज्य सरकार को आज का वक्त दिया था, मांगों पर जवाब के लिए दोपहर तक का वक्त दिया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मियाद दी गई थी शाम 5 बजे तक की, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पाया? बिल्कुल नहीं, आर पार की लड़ाई है और मैं जहां खड़ी हूं यहां पर एक तरफ पुलिस यानी कि प्रशासन और राज्य सरकार और दूसरी तरफ अगर कोई है तो प्रदर्शनकारी जो लगातार कह रहे हैं कि आरजी कर के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस के आला अधिकारी विधाननगर के यहां पर आपको दिख जाएंगे, कमिश्नर से लेकर लगभग हर व्यक्ति यहां मौजूद है। बैरिकेडिंग की गई है, यहीं पर पीछे 50 मीटर दूर है स्वास्थ्य भवन, ये उसी की दीवार यहाँ से शुरू होती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये जो छात्र जूनियर डॉक्टर्स झाड़ू लेकर, झंडा लेकर, लगभग सब कुछ लेकर हाथ में पहुंचे हैं यहाँ पर, या यूं कहीं इतनी तैयारी लेकर पहुंचे हैं कि अगर इनको यहाँ पर आज रात को डेरा लगाना पड़ा तो उसकी भी तैयारी है, टेंट से लेकर खाने का सामान लेकर। यानी कि एक बात तो तय है अखिलेश, अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोटेस्ट, ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में अब मद्देनजर में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा था कि शाम 5 बजे तक आप काम पर अपनी ड्यूटी पर वापस आइए और उसके अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ प्रशासन किसी भी तरह का प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेगा, यानी कि कोई भी तरह की आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स जो कि 60,000 से ज्यादा की संख्या में पूरे राज्य में इस समय हड़ताल पर हैं और अभी यहाँ पर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये खबर, बड़ी खबर दर्शकों तक एक बार फिर से हम पहुंचाना चाहेंगे। डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग जारी है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, कोलकाता में स्वास्थ्य भवन तक डॉक्टरों का मार्च। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के भी इस्तीफे की मांग वो कर रहे हैं। अभी पीड़िता को न्याय नहीं मिला, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, ये डॉक्टरों का कहना। आइए एक बार फिर से मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। मनोज्ञा, सवाल ये भी है कि ये डॉक्टर जो हैं, इनकी मांग पहले कुछ और थी, धीरे धीरे इनकी मांग भी बदल गई है, अब क्या कह रहे हैं ये? देखिए, पहले ये मांग कर रहे थे कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें, उसके बाद उन्होंने उसी का डेप्यूटेशन जाकर विनीत गोयल को दे दिया। उसके बाद अब कह रहे हैं कि हमें मुख्य सचिव, हमें स्वास्थ्य सचिव और यहाँ तक कि हमें डीएमई और डीएचएस दोनों का इस्तीफा चाहिए। अब इन सबके इस्तीफे के बीच में, क्योंकि जिसका इस्तीफा चाहिए उसका नाम बार बार चेंज हो रहा है, तो इसे गोल पोस्ट चेंजिंग कहा ही जा सकता है कि वो जो चाह रहे हैं उस पर भी नहीं टिक रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। और लेकिन अब जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप काम पर लौटिए, क्योंकि राज्य सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था, कपिल सिब्बल ने, जो राज्य सरकार के वकील हैं, कि 23 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। ऐसे में हम दरख्वास्त करते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स वापस आएं। पुलिस क्या एक्शन लेगी ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम तो उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दे रहे हैं जब तक यहाँ पर छात्र बैठे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद हैं। मनोज्ञा, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे, आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन अब अजमेर से जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। अजमेर में भी कानपुर जैसी साजिश का शक है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे गए थे। फुलेरा अहमदाबाद रेलवे ट्रैक की एक घटना है। अजमेर आईजी ने जांच के लिए बकायदा एसआईटी का गठन कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर ये जो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए थे, किसने रखे, इस बात की जांच की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये साजिश है। आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा से। मनीष, कुछ और पता चल पाया इस मामले में? फिलहाल अखिलेश, जो प्रशासन है उसका कहना है कि ये शरारत है या षड्यंत्र है, हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में कोई सीसीटीवी या सर्विलांस जैसी कोई चीज़ रेलवे और एसआईटी की टीम को मिलने नहीं वाली। ऐसे में जितने मैनुअल विटनेसेस होंगे, चाहे वो चश्मदीद गवाह हों जिन्होंने कुछ लोगों को देखा हो, फिलहाल ऐसा कोई सूत्र इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस और एसआईटी को नहीं मिला। एसआईटी की टीम कुछ देर पहले यहाँ पहुँची थी और ये जो दोनों ट्रैक हैं, जिसमें अप और डाउन दोनों ट्रैक हैं, इन पर लगभग 70 किलोग्राम वजनी ये सीमेंटेड ब्लॉक रखे गए थे। और ब्लॉक लाने के लिए इन शरारती तत्वों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जितने भी रेलवे के ओवर ब्रिजेस हैं वहाँ पर संकेत के रूप में इस प्रकार के सीमेंट ब्लॉक्स रखे जाते हैं और इन सीमेंट ब्लॉक्स को उठाकर ट्रैक पर रखा गया। हालांकि एक आदमी इस ब्लॉक को नहीं उठा सकता, कम से कम 2 या 3 लोग इस सीमेंट ब्लॉक को उठाकर पटरी तक लेकर के आए। बड़ा हादसा टलने से बच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये शरारत या षड्यंत्र, और इन्हीं तमाम पहलुओं पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। कुछ देर पहले हमने एसआईटी के जो प्रमुख हैं उनसे भी बात की थी। क्योंकि भारतीय रेल की बात की जाए तो ये लाइफ लाइन है हिंदुस्तानियों की, हम सभी की। लाखों लोग इसमें सफर करते हैं और इसी को टारगेट किया जा रहा है इन दिनों। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद को जमानत मिल गई है।
2 अक्टूबर तक रशीद को मिली है अंतरिम जमानत। चुनाव प्रचार करने के लिए रशीद को यह जमानत मिली है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद है रशीद। स्पेशल एनआईए कोर्ट से यह जमानत मिली है। रशीद के भाई लंगेट सिंह से लड़ रहे हैं चुनाव। तो रशीद के जो भाई हैं लंगेट, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के प्रचार के लिए यह जमानत मिली है। एक बार फिर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के निर्दलीय सांसद हैं इंजीनियर रशीद, जिन्हें अब जमानत मिली है। राजनीति की दुनिया से आ रही अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे घर आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे नीतीश। ये बात कही है तेजस्वी यादव ने। गिड़गिड़ाने वाली पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये भी कह रहे हैं तेजस्वी। सभी विधायकों को यह बात पता है, नीतीश पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। जनता का भी अब नीतीश पर से भरोसा उठ गया है। हमने 2 बार भला कर दिया, अब नहीं करेंगे, यह तेजस्वी यादव का बयान है। नीतीश से बिहार नहीं चल रहा। हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने सब गवाह हैं। हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। और अब की एक और बड़ी खबर, बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया तेज हुआ है। एक और भेड़िए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक लंगड़े भेड़िए की तलाश की जा रही है। यह भी बहुत खतरनाक बताया जाता है। इस पूरे इलाके में भेड़िए का आतंक है। भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। 10 लोगों की जान अब तक ये ले चुके हैं, जिनमें से 9 तो मासूम बच्चे हैं। तो 6 इनकी संख्या बताई जा रही थी, जिनमें से अब 5 पकड़ लिए गए। एक भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। और देखिए, ये जो 5वां भेड़िया पकड़ा गया जब इस पिंजरे के अंदर कैद था, उस दौरान का ये वीडियो आपके सामने है। दरअसल बहुत ही खतरनाक ये भेड़िए हो चुके हैं, आदमखोर हो चुके हैं। इंसानी बस्तियों में घुस जाते हैं और वहां पर शिकार तलाशते हैं। खासतौर पर बच्चों को अपने निशाने पर ये रखते हैं। ड्रोन उसके आसपास नहीं दौड़ाया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये बहुत स्मार्ट हो गए थे। जैसे ही ड्रोन इनके पास आते थे, ये भागना शुरू कर देते थे। ये पूरा पैक था जो कि काम कर रहा था इस तरीके का। और 6 भेड़िए थे, 6 में से 5 पकड़े जा चुके हैं, एक अभी बाकी है। जनरली होता ये है कि जो ये पैक के एनिमल्स हैं, यदि एक किस तरह से शिकार करते हैं तो बाकी सब करते। देखिए, हम लोग ने जो ड्रोन में देखा था, थर्मल ड्रोन में, उसमें हम लोग को 6 दिखाई दिए थे। तो 6 में से 5 पकड़े जा चुके हैं, एक बाकी रहता है। एक को भी हम पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अभी मैं सुन रहा था जो वहां पर वन्य जीव अधिकारी हैं, उनका ये कहना कि बहुत ही चालाकी के साथ पूरा ये ट्रैप था जिसके जरिए इस भेड़िए को पकड़ा गया है। ड्रोन से ये सावधान हो जाते थे, तो इस बार ड्रोन वगैरह की मदद नहीं ली गई। बिल्कुल अखिलेश, जो स्थानीय ग्रामीण हैं कुलेला गांव के और सिसिया चूड़ामणि गांव के, वो बहुत आतंक से त्रस्त थे भेड़ियों के, क्योंकि इन गांवों के आसपास भेड़िया अक्सर देखा जाता था। इसके पहले का जो भेड़िया पकड़ा गया है वो भी सिसिया चूड़ामणि से ही पकड़ा गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों की मदद के साथ में ये पूरा ऑपरेशन किया, जिसमें जो 6ठा भेड़िया है वो पकड़ा गया है। क्षमा कीजिएगा, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। वन मंत्री से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी एक भेड़िया और पकड़ा जाना बाकी है, उसके बाद ये आतंक का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। क्योंकि उनके हिसाब से जो ड्रोन कैमरे से विजुअल्स आए थे, उनमें कुल 6 भेड़िए देखे गए थे, जिनमें से अब तक 5 पकड़े जा चुके हैं। राहत की बात अखिलेश ये है कि 9वां दिन है आज, और 9वें दिन भेड़िए के अटैक की कोई खबर नहीं आई है। ऐसे में वन विभाग ये मान रहा है कि भेड़िए जो अपना नेचुरल शिकार की पद्धति है उसकी ओर लौट चुके हैं। चूँकि इतने दिन भेड़िया भूखा नहीं रह सकता, तो ऐसे में जो उनका पारंपरिक तरीका है
वहाँ वो जा चुके हैं और जिस तरह के शिकार वो चूहे, खरगोश या अन्य जानवरों को मार करके खा रहे थे वो करने लगे हैं। ऐसे में उम्मीद कम की जा रही है और आशंका भी इस बात की कम है कि अब वो जो मानव बस्तियां हैं वहां जा करके लोगों पर अटैक करेंगे, क्योंकि लगातार वन विभाग के अधिकारी गांव-गांव जा करके जो बाहर सोने वाले लोग हैं उनको सचेत कर रहा है कि वो घर के भीतर सोएं, जिससे कि जो भेड़िया हमला कर रहा है बाहर सोते संजय, जो खतरे वाली बात थी वो यही थी कि आदमखोर हो गए थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब ये जंगल में ही शिकार ढूंढ रहे हैं। यूपी में जंगली जानवरों के खौफ पर सीएम योगी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एक भी जान जाना हमारे लिए दुखद है, हमें पहले जागरूक होना पड़ेगा, ग्रामीणों को बचाव के बारे में जानकारी दें, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण भी देना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोकल लेवल पर भी लोगों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं। वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। संजय, देखिए अब एक सवाल यह भी है, क्या यह माना जाए कि बहराइच में ही सिर्फ आतंक खत्म हुआ है कि जो आसपास के जिलों से भी हमें खबरें मिल रही थी बीच में कि वहां भी आदमखोर जानवर पाए जा रहे हैं इंसानी बस्तियों में, उधर भी कुछ खतरा कम हुआ है? इस पर कुछ अपडेट है क्या? देखिए, अभी जिन जिलों से खबर आ रही थी, जैसे मैनपुरी से खबर आई कि वहाँ भेड़िए ने हमला किया है, या लखीमपुर से या श्रावस्ती से या आसपास के जो भी ज़िले हैं, सीतापुर से, इन ज़िलों से खबरें आ रही थी कि भेड़िए ने हमला किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई अखिलेश कि यहाँ इन भेड़ियों का ही आतंक है। लखीमपुर में बाघ के द्वारा जो घटना किए जाने की बात सामने आई, बाघ ने कई लोगों पर हमला करके उसे मार भी दिया है। जहाँ तक पीलीभीत की बात थी, वहाँ सियार का हमला हुआ था, लोगों ने सियार को भी पीट कर मार दिया है। वन विभाग के लोगों का ये कहना है कि अभी तक भेड़िए के हमले की पुष्टि कहीं नहीं हुई है। बहराइच के अलावा बहराइच में जहाँ तक 5 भेड़िए पकड़ गए हैं, अन्य जगहों पर भी ड्रोन कैमरे और दूसरे जो उपाय हैं उनको आजमाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ से भेड़िया जैसी कोई बात नहीं आई है। हालांकि वन मंत्री ये कह रहे हैं कि अन्य जिलों में भी वन विभाग की टीमें काम कर रही हैं, जहाँ पर भी इस तरह के हमले की खबर आ रही हैं वहाँ जा करके देख रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा जानवर है जो अटैक कर रहा है, और उसको नियंत्रित करने के उपाय और कोशिश भी की जा रही है। अखिलेश, ठीक है, अब अगली खबर। 24 घंटे से छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में रेड अलर्ट है। रायपुर में बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बीजापुर, सुकमा, यहां भी बारिश से हालात बहुत खराब हैं। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। यहां बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के 9 जिले बताए जाते हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो बारिश के कारण वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जबकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सुकमा जैसे जो वहां पर इलाके हैं, वहां भी बारिश से स्थिति बहुत खराब है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कमर तक लोगों के पानी नजर आ रहा है। ये शहरों का हाल है, ये रायपुर की स्थिति आपके सामने। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, तो भारी नुकसान भी हो रहा है इस वजह से। तस्वीर आप देखिए, ये किसी व्यक्ति का घर जिसके अंदर आप देख रहे हैं, वहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेरे साथ जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से मौजूद हैं। जयप्रकाश, और क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है? देखिए अखिलेश, राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं 12 से 14 घंटे की बारिश में, वो वाकई जो है नगर निगम की पोल खोलती हैं। इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं और जो ये तस्वीरें दिख रही है, ये रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी की तस्वीरें हैं। जो सरकार दावे करती है, यहाँ पर निगम दावे करता है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है, बारिश के पहले ड्रेनेज साफ कर लिए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती है, जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक कैमरे का फोकस जा रहा है, देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो यही दिखा रही हैं कि चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है, जल भराव की स्थिति हो गई है, घरों तक में पानी घुस गया है। यहाँ कैमरा पर्सन होरीलाल से कहूँगा दिखाइए, यहाँ देखिए घरों तक में पानी घुस गया है, जिसके कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे अचानक जो है जब बारिश तेज़ शुरू हुई तो लोगों के घरों तक में पानी घुस गया, सड़कें जो है पूरी तालाब में तब्दील हो गई, जिसके कारण लगातार जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हो रही है। ये बताइए कि जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोगों को?
बहुत दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। घरों के अंदर भी पानी घुस गया है? पानी घर के अंदर पूरा घुसा हुआ था, अभी अभी खाली हुआ है जी। ये देख सकते हैं कि घुटने घुटने तक पानी है और जो है यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पार्षद भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है। हालांकि कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो खाना बांट रहे थे पार्षद। ये बताइए कि आप पार्षद हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि यहाँ पर जो है, जो प्रोफेसर कॉलोनी है, जो आपका इलाका है, जल भराव की स्थिति होती है, क्या है ड्रेनेज की व्यवस्था यहाँ पे? आवाज़ हम इसकी 12 महीना आवाज़ उठाते हैं। समय आने पर, बारिश होने पर तो हर अधिकारी को हम जानकारी और सूचना देते हैं। यहाँ तक शासन प्रशासन को सूचना मिलती है, लेकिन इसके लिए आज तक किसी शासन प्रशासन द्वारा कभी पहल नहीं किया गया कि इस क्षेत्र के प्रोफेसर कुशालपुर में आप नागरिकगण रहते हैं और बहुत विचार कर हर चुनाव में यहाँ पे वोट डालते हैं उनको, लेकिन किसी यहाँ एक व्यक्ति आकर कभी बारिश का मुआवजा नहीं किया और न ही देखा जाता है कि जनता यहाँ क्या स्थिति में जी रही है। निगम के जो दावे हैं उसकी पोल खुलती दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए, पूरी तस्वीरें दिखाओ। ये देखिए, घर के अंदर की तस्वीरें हैं। घर के अंदर भी जो है 1-1 फीट तक पानी भरा हुआ है और ऐसे ही हालात हर एक घरों में है। अभी हालांकि लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। जयप्रकाश, इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की बात की जाए तो वहां का भी जरा हाल आप देखिए। शहर में पानी घुस चुका है। बीते 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि जिले के आसपास की नदियां उफान पर हैं, चाहे वो आमनेर नदी हो, फिर पिपरिया हो। नदियों के उफान के कारण जिले के निचले इलाकों में हर तरफ जलभराव की समस्या है। कई घरों में पानी घुस चुका है। खाने पीने के सामान की अब किल्लत होने लग गई है। खैरागढ़ में देखिए बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं। और भी जगहों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। बरसात के बाद बदतर हालात की कल्पना आप जरा करिए। सुकमा में 3 मकान ढह गए। नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि हाईवे पानी से लबालब है। सुकमा का आपको बता दें कि ये देख रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए। जगदलपुर की स्थिति अभी आपके सामने है। जगदलपुर में आप देख पा रहे हैं कि इस डैम से किस रफ्तार के साथ पानी आ रहा है। और छत्तीसगढ़ के बाद अब आपके सामने राजस्थान की तस्वीर। यहां बाढ़ और बारिश के बाद हालात बहुत खराब हैं। यह तस्वीर अजमेर की है। अचानक सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला, तेज बारिश हुई, फिर एक बार अजमेर की जनता की मुसीबतें बढ़ गईं। अजमेर के लोग खौफजदा हैं क्योंकि लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और पानी शहर में घुस चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। और पानी का प्रवाह आपने देखा किस रफ्तार के साथ वहां पर पानी बहता हुआ दिख रहा है। अब राजस्थान के सिरोही की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। सिरोही में आपको बता दें कि सितंबर में जमकर बादल बरसे हैं। यहां पिछले 20 घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। माउंट आबू में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।